जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 8 वसा उपापचय पर निबंध लिखे। अगर आपको भी लगने लगे कि पढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम है तो समझ जाओ, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती दूसरों के यहाँ मजदूरी करने से। गजब बेइज्जती है। उत्तर वसा उपापचय या कैटाबॉलिज्म। सर्वप्रथम वसाएं लाइपेज एंजाइम से आहार नाल में वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में टूटती हैं। ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण ग्लिसरॉल एटीपी की मदद से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में बदलता है। यहाँ एक जोड़ी हाइड्रोजन भी प्राप्त होता है जो एनएडी ग्रहण करता है। यह ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट ग्लाइकोलाइसिस पथ के मध्य प्रविष्ट होकर उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है तथा इसमें कुल 19 एटीपी उत्पन्न करने की क्षमता होती है। वसा अम्लों का उपापचय। वसा अम्लों के टूटने से काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर अपनी काफ़ी ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त करता है। इन विघटन क्रियाओं में को बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है क्योंकि वसा अम्ल के आखिरी COOH समूह को छोड़कर दूसरे अर्थात बीटा कार्बन परमाणु में ऑक्सीडेटिव परिवर्तन होते हैं। परिणाम स्वरूप श्रृंखला से अंतिम 2 कार्बन एसिटिल को एंजाइम ए बनकर अलग हो जाते हैं। इस क्रिया की खोज वैज्ञानिक फ्रेंच ने की थी। यह क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। एक वसा अम्ल श्रृंखला को सक्रिय करना। इस प्रथम चरण में वसा अम्ल के अंतिम COOH समूह को एंजाइम एक से युग्मित कराकर सक्रिय बनाया जाता है। यहाँ एक ATP खर्च होता है। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी WhatsApp DP तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। 2 सक्रिय वसा अम्ल का डिहाइड्रोजिनेशन। अब अल्फा तथा बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाला जाता है, अतः एक असंतृप्त बंध CH बॉन्ड CH का निर्माण होता है। यह एक हाइड्रोजन FAD द्वारा ग्रहण किया जाता है। 3 हाइड्रेशन। यह इस चरण में बीटा कार्बन के असंतृप्त बंध के स्थान पर एक एल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है। 4 बीटा हाइड्रॉक्सी एसिल व्युत्पन्न का बीटा कीटो व्युत्पन्न में बदलना। यह क्रिया बीटा हाइड्रॉक्सी एसिल डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा उत्पन्न कराई जाती है तथा यहाँ उत्पन्न हाइड्रोजन NAD द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यही बीटा ऑक्सीडेशन होता है जिसके लिए इसका यह नाम पड़ा है। 5 बीटा कीटो एसिल को एंजाइम से प्रतिक्रिया। यह क्रिया बीटा कीटो एसिल थायोलेज एंजाइम की मदद से संपन्न होती है। यहाँ एसिटिल को एंजाइम तथा एक सक्रिय वसा अम्ल उत्पन्न होता है क्योंकि को एंजाइम का दूसरा अणु बीटा कार्बन पर जुड़ता है जो कि पूर्ववर्ती श्रृंखला से एसिटिल को एंजाइम निकल जाने के कारण 2 कार्बन छोटा होता है। अब यह शेष बची श्रृंखला में पुनः बीटा ऑक्सीडेशन तब तक हो सकता है जब तक यह श्रृंखला समाप्त न हो जाए। इस प्रकार बने एसिटिल को एंजाइम अणु क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। साथ ही यहाँ होने वाली डिहाइड्रोजिनेशन क्रियाओं से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला के माध्यम से कई ATP का निर्माण करते हैं। वसाओं का संश्लेषण या निर्माण एनाबॉलिज्म। अधिकतर जीवित प्राणी वसा अम्लों का निर्माण गैर वसा स्रोत जैसे एसिटिल को एंजाइम से आसानी से कर लेते हैं, जबकि एसिटिल को एंजाइम का निर्माण कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से भी हो सकता है। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। सर, आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो किस काम का चीज यहाँ पर। यह संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संपन्न होता है। इसमें कई एसिटिल को एंजाइम के अणु परस्पर जुड़कर लंबी CH2 की श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। क्रिया में हर बार को एंजाइम A मुक्त होता है। वसा अम्लों के बनने में विटामिन, बायोटीन तथा B12 की उपस्थिति जरूरी होती है। अंततः वसा अम्ल ग्लिसरॉल फास्फेट से क्रिया करते हैं जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट के अपघटन से बनाया जाता है। इस तरह ट्रिग्लिसराइड या वसाओं का निर्माण होता है। दुनिया ना केवल कामयाब को पूछती है। एक माँ बाप के अगर 2 लड़के हैं, एक सफल एक असफल,
तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा, हम खाओ 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 खाओ। खाते नहीं हो आजकल, खा और टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको भी पूछ लो। वसा अम्लों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक असंतृप्त वसाएं तथा दूसरी संतृप्त वसाएं। यदि सारे कार्बन परमाणु पूरी तरह संतृप्त नहीं होते तब इन अम्लों को असंतृप्त वसाएं कहते हैं। उदाहरण ओलिक अम्ल। यदि सारे कार्बन परस्पर पूरी तरह संतृप्त हैं तो वसा अम्ल को संतृप्त कहते हैं। उदाहरण पामिटिक अम्ल।